Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 15 एसोसिएशन को हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टडी किया था। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने उसके कुछ स्टेप्स को देखा था और ये जानने की कोशिश की थी कि उन स्टेप्स को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। आज हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू इन सारे स्टेप्स को जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में यूज होते हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम एट्रीब्यूट्स की इंटरप्रिटेशन करते हैं कि एंड में जाकर क्या हम उनकी इंडिपेंडेंस को वेरीफाई करते हैं या नहीं। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और आज की न्यूमेरिकल एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेटमेंट इसकी अंडरस्टैंड करेंगे। द गिवन टेबल शो the relationship between the performance of students in economics and statistics। दो सब्जेक्ट्स लिए गए हैं। ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स के नेम जो हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को जब यूज कर रहे हैं तो एट्रीब्यूटल स्टडी है। एट्रीब्यूटल स्टडी में इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दो एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी फिर सब कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि कल हमने कंटिंजेंसी टेबल में भी पढ़ा था इसको। टेस्ट द इंडिपेंडेंस, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन स्टैटिस्टिक्स। यानी कुछ क्लूज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने कि हमने किस चीज को टेस्ट करना है। हमारा हाइपोथेसिस, हमारी जो सपोज्ड स्टेटमेंट है या जिस चीज को हम चेक करना चाह रहे हैं वो क्या है। परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन स्टैटिस्टिक्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये चेक करना है कि इकोनॉमिक्स की परफॉर्मेंस और स्टैटिस्टिक्स की परफॉर्मेंस का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इंडिपेंडेंस का मतलब तो यही आ रहा है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी परफॉर्मेंस का आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंस की सूरत में दोनों का रिलेशनशिप नहीं होगा और नॉट इंडिपेंडेंस की सूरत में उनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। सो आज हम देखेंगे कि परफॉर्मेंसेस जो हैं वो एक दूसरे पर अफेक्ट कर रही हैं या नहीं विद द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये कल कुछ स्टेप्स बताए थे आपको, उन्हीं स्टेप्स के हवाले से आपको याद रखना है कि अल्फा यहां पर गिवन है आपको, दैट इज 5%। यानी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि अल्फा इज गिवन 5%। अब टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज कंटिंजेंसी टेबल, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि आर यानी रोज की वैल्यू 3 है। देखिए ये आपकी फर्स्ट रो है, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। तो आर की वैल्यू आपके पास 3 हो गई। इसी तरह कॉलम्स की वैल्यू भी 3 है। उसकी रीजन क्या है कि आपके पास देखिए कॉर्ड से हाई, मीडियम, ये पूरा कॉलम जिसमें 96, 168 और 86 आ रहा है, दिस इज सेकंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम इज 28, 24 और 78। अंडरस्टैंड करना है कि टेबल में एक्चुअली कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि कंटिंजेंसी टेबल में वैल्यूज किस तरह रिप्रेजेंट होती हैं। तो आज इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक्चुअली इस 56 का मतलब क्या है। 56 का मतलब ये है कि हमने जितने भी इंडिविजुअल्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की या जितने भी इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन को हमने चेक किया तो हमने देखा कि 56 हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिले कि जिनका स्टैटिस्टिक्स में हाई ग्रेड था और साथ ही उनका इकोनॉमिक्स में भी हाई ग्रेड है। ठीक हो गया। इसी तरह हमें, अगर मैं अब इसको रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूं, हमें 24 ऐसे स्टूडेंट्स मिले या हमने देखा कि ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद 24 है जिसमें स्टैटिस्टिक्स का ग्रेड लो है लेकिन जो इकोनॉमिक्स का ग्रेड है वो मीडियम है, यानी वो नॉर्मल है इकोनॉमिक्स के अंदर। इसी तरह अगर आप देखें तो यहां पर कि ऐसे हमें 16 स्टूडेंट्स मिले या हमने देखा कि ऐसे 16 स्टूडेंट्स का डेटा ये हमें प्रिडिक्ट कर रहा है या हमें बता रहा है कि उनका स्टैटिस्टिक्स में ग्रेड बहुत हाई है लेकिन उनका इकोनॉमिक्स में ग्रेड लो है। इसी तरह ये 78 क्या चीज शो कर रही है
कि 78 टोटल स्टूडेंट्स हमें मिले अमंग द क्लास ऑफ सम स्टूडेंट्स, के ऐसे स्टूडेंट्स 78 थे जिनका ग्रेड स्टैटिस्टिक्स में भी लो था और उनका ग्रेड इकोनॉमिक्स में भी लो था। सो ये फ्रीक्वेंसी की अरेंजमेंट है कि किस तरह आप फ्रीक्वेंसी को अरेंज करते हैं, आप किस तरह कंटिंजेंसी टेबल को जनरेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरह हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे और ये चीज प्रिडिक्ट करेंगे या चेक करेंगे कि इंडिपेंडेंस है दोनों एट्रीब्यूट्स में, यानी इकोनॉमिक्स, परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स और परफॉर्मेंस इन स्टैटिस्टिक्स जो है, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। थ्रू न्यूमेरिकल हम ये देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। हम यहां पर जनरेट करेंगे अपने उन 6 स्टेप्स को जो लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर स्टडी किए थे। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, जिन स्टूडेंट्स को याद होगा वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यहां पर मैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं लिखूंगा, यहां मैं सिर्फ उनकी आउटलुक या उनकी सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहां लिखूंगा। तो वो थी एच नॉट। एच नॉट क्या था हमारा, नल हाइपोथेसिस, और उसमें हम क्या लिखते थे कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। अब एट्रीब्यूट्स इसमें क्या है, परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स एंड परफॉर्मेंस इन स्टैटिस्टिक्स। तो हम यहां पर उसी तरह इसको डिफाइन करेंगे, परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स एंड परफॉर्मेंस इन स्टैटिस्टिक्स आर इंडिपेंडेंट। हमने कल जो स्टेप्स किए थे उसमें मैंने ये लिखवाया था कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। तो ऑब्वियसली एट्रीब्यूट्स की जगह हमने वो एट्रीब्यूट्स की जो सिंबल है या जो डिस्क्रिप्शन है वो यहां पर मेंशन करेंगे। 2 एट्रीब्यूट्स आपको बताए गए हैं, एक है परफॉर्मेंस इन स्टैटिस्टिक्स और एक है परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स। तो हमने वही एट्रीब्यूट्स यहां पर मेंशन कर दिए हैं कि परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स एंड परफॉर्मेंस इन स्टैटिस्टिक्स आर इंडिपेंडेंट, यानी उनमें किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज आर एच नॉट, या जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद हम इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसमें लिखते हैं H1, और वो क्या होता है, वही दोनों एट्रीब्यूट्स जिनकी बात हो रही है, परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स एंड परफॉर्मेंस इन स्टैटिस्टिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। और ये बात कल भी डिस्कस हुई थी, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब है दे आर इन सम रिलेशनशिप, दे आर एसोसिएटेड। सो इस अंदाज में आपने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जनरेट हो गए। उसके बाद सेकंड स्टेप था आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था, जिसको हमने कहा था अल्फा, और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अल्फा मैक्सिमम टाइम मेंशन्ड होता है। अगर अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन नहीं है या उसके बारे में कोई बात नहीं की गई तो फिर आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज करना है। अब इसकी क्लैरिफिकेशन कि व्हाई वी यूज 5%, व्हाई नॉट 6%, 10% या कोई और परसेंटेज हम क्यों नहीं यूज करते, तो उसका आंसर मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वो स्टेप्स हैं जो चैप्टर नंबर 13 में, जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एक पूरा ह्यूज चैप्टर है, उसमें आप इन सारे स्टेप्स की रियल सेंस को अंडरस्टैंड करोगे। व्हाट इज नल हाइपोथेसिस एंड व्हाई वी कॉल्ड इट नल हाइपोथेसिस। इसी तरह लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसी तरह क्रिटिकल रीजन है। ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं या इनके जो नाम है, इनकी डिस्क्रिप्शन है, वो चैप्टर नंबर 13 में आप चैप्टर नंबर 13 यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे।
सो अभी आपने सिर्फ इनकी आउटलुक को क्लियर करना है। सो अल्फा इस क्वेश्चन में मेंशन है और वो है जी 5%, और हम इसको लिख सकते हैं 0.05, जिसको हम चेंज करेंगे, परसेंटेज का साइन अगर खत्म कर दें तो उसकी जगह 0.05 लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप क्या था जी? फॉर्मूला हमने पढ़ा था काई स्क्वायर। अब इसकी फॉर्मेशन एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें। मैं इसको रेड से जनरेट कर रहा हूं कि काई स्क्वायर किस तरह लिखेंगे आप, लाइक दिस, और एक क्रॉस लगेगा, यानी एक्स टाइप जो है वो इसकी आउटलुक है। इसको काई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ओ माइनस ई स्क्वायर ओवर ई। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन एक चीज जो यहां पर आपको बताना जरूरी है कि अक्सर स्टूडेंट्स यहां पे ये लिख देते हैं, लेकिन जो इसका सिग्मा साइन है वो भूल जाते हैं, वो पुटअप करना याद नहीं रहता। तो आपने याद रखना है, इसलिए मैंने ये पहले लिखा कि आपको ये याद रहे कि एक्चुअल फार्मूला आपका है ओ माइनस ई स्क्वायर ओवर ई ही है, लेकिन इसमें चूंकि डबल सिग्मा यूज होगा इसलिए उसको आपने भूलना नहीं है। डबल सिग्मा का मतलब है कि एक आपका आर के लिए यूज हो रहा है रोज, और एक आपका कॉलम्स के लिए यूज हो रहा है। यानी इसमें आप चूंकि रोज और कॉलम्स टोटल को भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहां पर डबल सिग्मा आया है। आमतौर पर एक दफा आप सिग्मा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओ आपको याद होगा, ओ मैंने कल बताया था आपको, ओ इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ई इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और पहला स्टेप ये होगा कि हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, और जब माइनस कर लेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर फाइनली स्क्वायर को ई पर डिवाइड करने के बाद जो लास्ट कॉलम आएगा उसका हम सम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इन 3 स्टेप्स के बाद नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी कैलकुलेशन के मॉड को देखते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म होगी। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, कुछ कॉलम्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए, आप इस चीज़ को माइंड के अंदर रखिए कि यहाँ पर सबसे पहले आप ऑब्जर्व्ड वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के बाद हमारी कैलकुलेशन होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू की। ओ आप सबसे पहले लिखेंगे, ये मैं बोर्ड नंबर 1 से इसको कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास वैल्यूज हैं 56, इसके बाद है जी 48, नेक्स्ट है आपके पास 16, देन इट इज 96, फिर उसके बाद 168 और फिर 86, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ रही हैं 28, देन 24 एंड 78, ठीक है। ये मैंने कॉलम वाइज वैल्यूज ली हैं, 56, 48, 16, फिर नेक्स्ट कॉलम 96, 168, 86, 28, 24 और 78, इस तरह ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। आप लोगों ने, आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको रो वाइज लेते हैं या आप इसको कॉलम वाइज लेते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू, ठीक है। अच्छा जी, अब ओ यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज लिखने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था? एक्सपेक्टेड वैल्यू की कैलकुलेशंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होगी, ये भी हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था। एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी ई एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपको रो टोटल को मल्टीप्लाई करना है कॉलम टोटल के साथ और डिवाइड कर देना है ग्रैंड टोटल। ये फॉर्मूला कल बताया गया था, इसकी मैंने नोटेशंस लिखी हैं, एब्रीविएशंस लिखी हैं। आर डॉट टी का मतलब है रो टोटल, और सी डॉट टी का मतलब है कॉलम टोटल, और जी डॉट टी का मतलब है ग्रैंड टोटल, ठीक है। इसकी आउटलुक भी मैंने दिखाई थी, यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस अंदाज में हमने ये रो टोटल और कॉलम टोटल को स्टडी करना है। तो देखिए यहाँ मैं एक छोटा सा स्मॉल फॉन्ट साइज के अंदर इसकी कैलकुलेशंस बताने लगा हूँ आपको। 56 आपके पास है वैल्यू, 48 है वैल्यू और 16 है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है 96, फिर उसके बाद है आपके पास 168, देन आपके पास है
86, then 28, 24 और 78। ठीक है, अब हम रो टोटल और कॉलम टोटल को डिफाइन कैसे करेंगे? मुझे हर पर्टिकुलर रो का टोटल चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो। अब उसके बाद यहां पर ये फर्स्ट कॉलम का टोटल होगा, ये सेकंड कॉलम का टोटल, यहां से इस तरह इसको डिफाइन करेंगे, और ये थर्ड कॉलम का टोटल यहां पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है जी, अब अपने अपने कैलकुलेटर्स निकालें और मेरे साथ इन कैलकुलेशंस को वेरीफाई करें और देखें कि सम्स जो है वो किस तरह जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कॉलम वाइज इसको देखने लगा हूं। फर्स्ट वैल्यू है 56, देन 48, देन 16। आप वहां से देखते जाएं, साथ साथ कैलकुलेट भी करें। 56 प्लस 48 प्लस 16, इट इज 120। सो फर्स्ट कॉलम का टोटल आपके पास क्या आ गया? 120। इसी तरह 96 प्लस 168 प्लस 86, सेकंड कॉलम का टोटल आ गया आपके पास 350, और फिर थर्ड कॉलम है आपके पास 28 प्लस 24 प्लस 78, तो यहां पर आ गया 130। सो 3 कॉलम्स का आपने टोटल ले लिया। अब रो वाइज आप देखेंगे, 56 प्लस 96 प्लस 28, तो आंसर आएगा आपका 180। उसके बाद 48, सेकंड रो है 48, 168, 24, 48 प्लस 168 प्लस 24, तो दिस इज 240। नाउ 16 प्लस 86 प्लस 78, 16, 86, 78, तो इसका टोटल हो गया 180। अब आप देखिए किस तरह आपको इसको कैलकुलेट करना है। मुझे कैलकुलेट करना है 56, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, उसी की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो 56 जिस पर्टिकुलर रो में एग्जिस्ट कर रहा है, 56 जिस पर्टिकुलर रो में एग्जिस्ट कर रहा है उस रो का टोटल, और 56 जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है उसका हमने टोटल कैलकुलेट करना है, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है जी? डिवाइड कर देना है ग्रैंड टोटल से। सो ग्रैंड टोटल क्या है? चाहे आप रो वाइज देख लो, चाहे आप कॉलम वाइज देख लो, तो यहां पर जो टोटल जनरेट होगा, दिस इज योर ग्रैंड टोटल। ठीक है, वहां पे इसको देख लेते हैं, वाइंड अप करते हैं अपने टोटल्स को। 180 प्लस 240 प्लस 180, तो देखिए आपका आंसर है जी 600। अगर आप इसको रो वाइज यहां से देखो तो तब भी 600 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कोई ना कोई एक सम आपने कॉलम वाइज गलत कर दिया। तो देखिए ये 600 ही आ रहा है, चाहे आप इस अंदाज में रो वाइज देख लो या कॉलम वाइज उसको जनरेट कर लें। तो 600 आपके पास ग्रैंड टोटल आ गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेशंस को देखेंगे। तो देखिए 56, जरा गौर से देखना, आपने मार्कर की टिप को आप देखेंगे कि 56 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो 56 की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो उसका कॉलम टोटल मुझे नजर आ रहा है 120, और उसका जो रो टोटल है वो क्या है? 180। सो रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। सो क्या होगा जी? चाहे मैं इसको पहले लिख लूं या इसको पहले लिख लूं, एक ही बात है। सो इट इज 180 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल इज 600। अब ये आंसर है आपका। एक्चुअली 180 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 600 is 36. Expected frequency, expected value of 56 is 36. Similarly, अब 48 के लिए देखेंगे हम। 48 के लिए जरा गौर से देखो, 48 के लिए कॉलम टोटल तो 120 ही रहेगा। 48 के लिए कॉलम टोटल 120 रहेगा, लेकिन जो रो टोटल है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज 240। 240 यानी रो टोटल इज 240 और 120। सो अब आपके पास आंसर क्या होगा? 240 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 600। तो देखिए आंसर आपके पास क्या आएगा इसका? 240 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 600, तो इसका आंसर 48 आ रहा है। यानी 48 जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी
उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी 48 आ रही है। नेक्स्ट देखिए 16 के लिए, आप गौर से देखो 16 के लिए फिर वही बात हो रही है कि कॉलम टोटल तो 120 ही है, यानी फर्स्ट कॉलम के अंदर है 16, उसका टोटल 120 है, लेकिन रो चेंज हो गई है। अब रो जब देखेंगे तो आप मार्कर की टिप को देखिए, तो अब 16 जिस रो में है उसका जो टोटल है दैट इज 180। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, रो टोटल को यूज करेंगे 180, लेकिन कॉलम टोटल वही है 120 डिवाइडेड बाय 600, इट इज 180 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 600, तो इट इज ऑल्सो 36। ठीक है, याद रखिए आपको एटलीस्ट 3 कैलकुलेशंस यहां डायरेक्टली शो करनी है ताकि ये अंदाजा हो सके कि कौन सा रो है को टोटल है, कौन सा कॉलम का टोटल है और आपने ग्रैंड टोटल क्या रखा हुआ है। अब आप बाकी सारी कैलकुलेशंस को डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक यहां पर आपके लिए एक्स्ट्रा कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि किस तरह आपने कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। 96, अब कॉलम चेंज हो गया है, देखिए कॉलम टोटल आपका आ गया 350 और रो टोटल क्या है 180, तो 180 मल्टीप्लाई बाय, ये 96 सेकंड कॉलम में था तो उसका टोटल चेंज हो गया, दिस इज 350 डिवाइडेड बाय 600। तो देखिए आंसर क्या आता है, आप लोग भी वेरीफाई करते रहें साथ साथ। 350 डिवाइडेड बाय 600, इट इज 105। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट परफॉर्मेंस करूंगा, आप लोग सिर्फ वहां से वैल्यूज देखेंगे और आंसर को वेरीफाई करेंगे मेरे साथ। आई नीड 168, तो 168 के लिए 350 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय 600, इसका आंसर है जी 140। देन 86, 350 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 600, तो इसका आंसर आ गया 105। देन 28 के लिए 180 मल्टीप्लाई बाय 130 डिवाइडेड बाय 600, इट इज 39। देन 24, 240 मल्टीप्लाई बाय 130 डिवाइडेड बाय 600, इट इज 52। एंड फाइनल लास्ट 78 है, 130 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 600, इट इज 39। सो इस तरह आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अगला आपका स्टेप क्या था, ओ में से आपने माइनस करना है ई को, फिर क्या होगा ओ माइनस ई का स्क्वायर एंड देन फाइनल कॉलम ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अब यहां पर अपना टाइम कैसे सेव करेंगे ये मैं आपको बताने लगा हूं, बहुत ध्यान से आपने देखना है कि अगर आप कॉलम वाइज, जैसे अभी हमने यहां पर ऐसे कॉलम वाइज कैलकुलेशन की है, आप इसको यहां पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन टाइम सेविंग टेक्निक ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे ही ओ माइनस ई करें, जो आंसर आए उसका स्क्वायर कर लें और वापस ये जो कॉलम आपने कैलकुलेट किया जिसको मैं स्टार बना रहा हूं, यहां पर ये स्टार बन रहा है, इसको आपने वापस आना है और ई की वैल्यू से डिवाइड कर देना ताकि आपकी रो वाइज कैलकुलेशन, क्योंकि हमें लास्ट इस कॉलम का सम रिक्वायर्ड है, हमें उससे पीछे किसी भी कॉलम का सम रिक्वायर्ड नहीं है। सो इसलिए बेहतर यह है कि आप रो वाइज कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लें। वैसे अगर आप कॉलम वाइज कर लेते हैं नो इशू। सो मैं यहां पे देखने लगा हूं कि O इज 56 माइनस 36, तो आंसर है 20। इसका स्क्वायर करूंगा तो आंसर आ जाएगा 400 और 400 को मैं वापस डिवाइड करूंगा 36 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11.1111। ठीक है जी। उसके बाद 48 देखेंगे, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है ओ में से, यानी 48 में से 48 माइनस करेंगे 0, इसका स्क्वायर क्या होगा 0, और जब वापस ई से डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका 0 ही रहेगा। फिर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 16, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -20। देखिए 16 माइनस 36 इज -20, लेकिन जब आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव 400 ही रहेगा। अब 400 को आपने वापस डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी 36 के अंदर, 36 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है अगेन 11.1111। उसके बाद देखिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 96, इसको माइनस करेंगे 105 में से,
96 माइनस 105 -9 आएगा आपके पास, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 81, और 81 को डिवाइड आपने वापस करना है किससे, 105 यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.7714। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। 168 माइनस 140, 168 माइनस 140 इट इज 28। 28 का हम स्क्वायर लेंगे, इट इज 784, और वापस इसको डिवाइड करेंगे किससे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से, दैट दिस इज 140, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा 5.6। अब डायरेक्ट मैं आप लोगों को सिर्फ बोलता जाऊंगा और वैल्यूज को पुट अप करूंगा, आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशंस को खुद ही फाइनलाइज करना है। इसकी लाइंस को एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको पुट अप कर सकें। अच्छा जी, अब देखिए 86 माइनस 105 आंसर है आपका -19, और जब इसका स्क्वायर करेंगे दिस इज 361, और स्क्वायर करने के बाद आप इसको डिवाइड करेंगे वापस ई से यानी 105 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपका 3.4381। अच्छा जी, उसके बाद देखिए नाउ दिस वन 28 और 39, 28 माइनस 39 आंसर है जी -11, इसका स्क्वायर करेंगे 121, और 121 को आप डिवाइड करेंगे किससे, वापस ई यानी 39 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 3.1026। नाउ द सेकंड लास्ट वैल्यू 24 माइनस 52 इज -28, -28 का स्क्वायर करेंगे इट इज 784, और 784 को वापस डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी 52 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.0769। नाउ द लास्ट वैल्यू 78 ऑब्जर्व वैल्यू है, माइनस करेंगे 39, तो आपके पास आ जाएगा 39 ही, और 39 का स्क्वायर करेंगे तो इट इज 1521, और वापस डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू से, दिस इज 39, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 39। ठीक है, इसको एक दफा कंफर्म कर लेते हैं, 39 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 39, तो ऑब्वियसली स्क्वायर था, वापस डिवाइड हुआ तो 39 ही था। सो लास्ट कॉलम ये है जी जिसका आपको सम चाहिए, तो हम इसको सम कर लेते हैं। 11.111 प्लस 0 प्लस 11.111 प्लस 0.7714 प्लस 5.6 प्लस 3.4381 प्लस 3.1026 प्लस 15.0769 प्लस 39, तो इस तरह आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 89.2112। दिस इज योर कैलकुलेटेड, या इसको मैं एरो से डिफाइन कर देता हूं, दिस इज काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। ठीक है जी, ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू आपने यहां पर फाइंड कर ली। अब 4 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2 स्टेप्स रह गए जिसमें आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि इधर इस वैल्यू से हम क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं या क्या डिसीजन हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ और अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करते हैं। हमने कैलकुलेशन कर ली है काई स्क्वायर की, दैट इज 89.2112, जिससे पिछले बोर्ड पर आपने लास्ट कॉलम का सम किया था, दिस वाज 89.2112। अब ये आपकी कैलकुलेशन है, आपने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट आपका स्टेप था क्रिटिकल रीजन, और वो हम कैसे लिखते थे कि हम रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को, जो हमारा नल हाइपोथेसिस था, कब, इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू काई स्क्वायर v इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है,
ये हमने कैलकुलेट कर ली हुई है और ये हमने कैलकुलेट करनी है। दिस इज योर टेबुलर वैल्यू, टेबुलर वैल्यू यानी एक टेबल होगा जो इसका मैंने रेफरेंस यहां पर आपको दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर लास्ट में 298 पेज के ऊपर टाइटल है क्वांटाइल्स ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसमें रोज और कॉलम्स की सूरत में एक टेबल मेंशन्ड है जिसमें फर्स्ट रो में आपको नजर आ रहा है काई स्क्वायर 0.05, काई स्क्वायर 0.025 एंड सो ऑन, काई स्क्वायर 0.95, 0.97 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट रो के अंदर है। इस तरह फर्स्ट कॉलम के अंदर v आपको मेंशन्ड है, दिस इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हम इसको कैसे करेंगे जरा गौर से देखिए। v का फॉर्मूला भी कल आपको बताया था, v इज r-1 into c-1। r stands for rows and c stands for columns। हमारे पास जो डेटा था उसमें 3 रोज थी, 3 कॉलम्स थे, 3-1 into 3-1 यानी आपके पास आंसर क्या होगा 2 × 2 यानी 4। v का आंसर 4 आ गया। 1 माइनस अल्फा का मतलब है यू हैव टू फाइंड 1 माइनस 0.05, तो 0.05 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.95। इसका मतलब ये हुआ कि काई स्क्वायर v1 माइनस अल्फा की एक्चुअल वैल्यू टेबल में हम कैसे देखेंगे, काई स्क्वायर v की जगह 4 लिखेंगे और 1 माइनस अल्फा की जगह 0.95। तो ये देखिए जरा मैंने आउटलुक आपको यहाँ टेबल की बताई हुई है। आपने इसी अंदाज में अपनी बुक में भी देखना है कि आपने फर्स्ट रो में ढूंढना है काई स्क्वायर 0.95, जो ये 0.95 आपको मिला हुआ है। और ये कैसे आया है 1 माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया था वो 1 माइनस अल्फा था। सो 1 माइनस अल्फा से 0.95 आ गया, v की जगह 4 आ गया। अब v में आप देखेंगे, आप जरा मार्कर की टिप को देखिए, v के कॉलम में 1 2 3 4। अब यहां पर आने के बाद हम आगे रो वाइज मूव करेंगे और यहां से देखते हुए जहां पर काई स्क्वायर 0.95 आएगा वहां पर स्टॉप हो जाएंगे। ये आपकी वैल्यू है काई स्क्वायर टेबुलर। सो दिस इज 9.49। अब आपने क्या करना है, इस कैलकुलेटेड वैल्यू का कंपैरिजन करना है इसके साथ। तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, कंक्लूजन के अंदर लिखेंगे क्या, एज 89.2112 is greater than 9.49, that is, यानी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम क्या कह सकते हैं कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर v इंटू 1 माइनस अल्फा। और जरा देखो कि अगर ये चीज होल्ड कर जाए तो क्रिटिकल रीजन हमें क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है, h नॉट को रिजेक्ट कर देना है। क्या करना है, h नॉट को रिजेक्ट करना है। कब, जब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए, किससे, टेबुलर वैल्यू से। तो देखिए हमारी वैल्यू जो कैलकुलेट की थी वो बड़ी है। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी रिजेक्ट h नॉट एंड कंक्लूड दैट। जब h नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, h नॉट रिजेक्ट हो गया। h नॉट क्या था कि परफॉर्मेंस इन स्टैटिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स आर इंडिपेंडेंट, तो वो रिजेक्ट हो गया। तो फिर वो क्या होगा, एक्सेप्टेंस क्या होगी, हमारा h1 एक्सेप्ट हो जाएगा कि नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो वी रिजेक्ट h नॉट एंड कंक्लूड दैट। हम क्या चीज कंक्लूड करेंगे, परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स एंड परफॉर्मेंस in statistics are not independent। यानी h नॉट अगर एक्सेप्ट होता तो फिर हम कहते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, सो अब चूंकि वो h नॉट रिजेक्ट हो गया है तो हम उसको नहीं देख सकते, हम h1 को देखेंगे। सो h1 की स्टेटमेंट यही थी कि परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स एंड परफॉर्मेंस इन स्टैटिस्टिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट।
क्लियर हो की बात? सो इस तरह हमने वाइंड अप किया है अपने क्वेश्चन को, और दोनों एट्रीब्यूट्स यानी परफॉर्मेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इन दोनों एट्रीब्यूट्स का रिलेशनशिप हमने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड किया है कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब क्या है कि देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन द परफॉर्मेंस इन स्टैटिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स। यानी अगर कोई बच्चा स्टैटिस्टिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमें ये प्रेडिक्शन मिलती है कि वो इकोनॉमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।